Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत को हिला दिया है। एक ऐसी घटना जो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक समाज के तौर पर हम कहां आ चुके हैं। भारत में हर एक 18 मिनट पर किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी बेटी के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को किया जाता है। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आज की क्लास में हम लोग रेप को समझेंगे कि रेप आखिर होता क्यों है, इसके पीछे के क्या कारण है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसके बारे में भी आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अनदर रेप हॉरर वेस्ट बंगाल, हॉरर इन वेस्ट बंगाल, मैसिव आउटरीच फॉर वुमेन सेफ्टी। जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो उस तरीके से ये मुद्दा नहीं बन पाता जिस तरीके से बाकी सारे मुद्दे बनते हैं। भारत में बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन एक मुद्दा जो हमेशा दबा हुआ रहता है और एक घटना होती है फिर वो ऊपर उठ जाता है और फिर वो मुद्दा दब जाता है, वो है वुमेन सेफ्टी के बारे में। शायद यही कारण है कि प्रत्येक 18 मिनट पे मैं एनसीआरबी का डेटा भी आपको शो करूंगा और दिखाऊंगा कि प्रत्येक 18 मिनट पे कैसे किसी महिला के साथ, किसी बहन की बेटी के साथ जो है रेप जैसे कह सकते हैं बहुत ही ग्रेव क्राइम को जो है अंजाम दिया जाता है। अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट हुआ क्या है, तो एक एमबीबीएस के स्टूडेंट है और ये है एक्चुअली ओडिशा की, और ये वेस्ट बंगाल में किसी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो ये पढ़ाई कर रही थी और वहां पे जो है इसके साथ गैंगरेप किया गया है। और गैंगरेप करने में 3-4 लोग शामिल हैं, और ये 3-4 लोग जो शामिल हैं वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन से हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। रिलीजन कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करते हो, चाहे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, चाहे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, जैनिज्म को फॉलो करते हो या बुद्धिज्म को, एनी रिलीजन को फॉलो करते हो, रिलीजन मैंने नहीं रखता। यहाँ पे क्राइम जो है वो रिलीजन से काफी बड़ा है। जो उन्होंने अपराध किया है उसको हम लोग धर्म के प्रति, धर्म को जो है हटा के हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो मान लो कि इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरे जो भी फॉलो करते हैं ये इस रिलीजन के लोग, उनको सबको हम टारगेट करें। हमें क्रिमिनल को देखना चाहिए, ना कि क्रिमिनल के जो है रिलीजन को देखना चाहिए। हमें क्राइम को देखना चाहिए, ना कि क्राइम के करने वाले के रिलीजन को देखना चाहिए, उसके कास्ट को देखना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को देखना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसके रिलीजन और उसके कास्ट से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हमें सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी बच्चे सेफ नहीं हैं। अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए ओडिशा से अगर वेस्ट बंगाल में जा रही है और खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, वहां पे भी अगर महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है, एक समाज के तौर पर भी और एक प्रशासन या फिर जो भी संस्थान है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कर रही हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उड़ीसा की छात्रा ही है और वेस्ट बंगाल में इसके साथ जो है ये जो है जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। और ये है हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने जो है बहुत ही एक भद्दा सा जो है कमेंट किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये एक महिला है और एक महिला की पीड़ा जो है बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब इंसिडेंट हुआ था, आप सब जो है उस इंसिडेंट के बारे में जानते होंगे, और ये जब इंसिडेंट हुआ है दोनों टाइम में इनके जो वक्तव्य रहे, इनके जो स्टेटमेंट रहे हैं वो काफी नाराज करने वाले रहे हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई हाउ वॉज सी आउट एट 12:30 AM। इन्होंने ये कहा कि भाई 12:30 पे रात में आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत थी। आप एक राज्य की मुखिया हैं और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू आर अ गार्जियन और यू आर अ पेरेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। आप उस राज्य के नागरिक के एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हैं, और आपको ये कहना कि आप रात में 12:30 बजे अगर आप निकलते हो तो आपके जैसे आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आपके साथ रेप हो सकता है, आपके साथ असॉल्ट हो सकता है, आपके साथ मोलेस्टेशन हो सकता है, आपके साथ गैंगरेप हो सकता है, आपके साथ चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, आपका मर्डर हो सकता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट राज्य का अगर मुखिया देता है तो एक सोचने वाली बात है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार का या फिर प्रशासन का क्या रोल रह रहा है। ये सोचने वाला विषय है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट जो है पास नहीं करने चाहिए। एक हेड ऑफ द स्टेट के मुंह से जो है ऐसी बातें निकलती हैं तो समाज में जो है एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन बनता है। क्योंकि देखो, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और कोई भी बच्चा जो है अगर रात में 12:30 बजे अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पकड़ के उसका गैंगरेप कर दे। अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और मुखिया जो है, राज्य का मुखिया अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो एक बार विचार करने की जरूरत है कि समाज के तौर पर भी और प्रशासन के तौर पर भी और एक जो सरकार है वो भी कहां पे आ पहुंची है कि वो रात में महिलाओं को बाहर निकलने से रोक रही है। मैं ये कहूंगा कि भाई रात में अगर महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो ये राज्य का भी काम है, सरकार का भी काम है, प्रशासन का भी काम है, और इन सब के अलावा हम कहते हैं कि ये सब हमारी जिम्मेवारी है एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक। ये हमारा कर्तव्य है कि महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस करें हमारे आसपास, ना कि हमारे खड़े होने से, हमारे साथ में होने से महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस ना करें।
और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम जो है सहयोग करेंगे। ऐसा कोई सरकार नहीं होगी जो कदम कदम पर जो है पुलिस पर्सनल यानी कि हर एक पुलिस अधिकारी को, कांस्टेबल को खड़ा कर दे कदम कदम पर और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्रत्येक नागरिक जो है राज्य के, देश के, वो इसमें सहयोग कर पाएंगे, तभी सरकार भी जो है इसमें इस जो क्राइम है इसको खत्म कर पाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए। और ये उनका जो है एक फूल, जो उनका सिंबल है, पार्टी का जो सिंबल है, इस फूल में बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। जरूरत है ममता बनर्जी को जो है इन कांटों को हटाएं, ना कि जो है ऐसे कमेंट जो है वो पास करें। तो वी ऑल्सो डिमांड जस्टिस फॉर दुर्गापुर विक्टिम। दुर्गापुर ये की जगह है, वहीं पे ये कॉलेज थी और वहीं पे इंसिडेंट होता है। ऑल्दो सी बिलोंग फ्रॉम ओडिशा बट सी इज रेसाइडिंग करेंटली इन दुर्गापुर फॉर हर स्टडी सॉरी। तो वहां पे वो पढ़ाई कर रही थी और ये घटना होती है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस जो है उसने भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक रिमार्क लिखा है और ये दिखाया है, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया एक तरीके से कि हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं और ये हमारी एक तरीके से कह सकते हो फेल्यूर है एक तरीके से कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो भी घटना हुई है इसकी पूर्णतः अच्छे से जांच कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये दुर्गापुर पुलिस है, आसनसोल पुलिस है और ये वेस्ट बंगाल पुलिस है, दोनों ने भी जो है अपना ट्विटर पे जो है ये आश्वासन दिया है सबको। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि महिला आयोग जो है उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसको सुओ मोटो कहते हैं। सुओ मोटो का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने कंप्लेन नहीं किया बल्कि संस्थान ने खुद ही सुओ मोटो ले लिया, यानी कि खुद ही एक्शन ले लिया। यानी कि फॉर एग्जांपल देश में कहीं घटना होती है लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया एनसीडब्ल्यू में, लेकिन फिर भी एनसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन जो है, वो खुद ही उस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर उस पर जांच का आदेश या फिर उस पर कार्रवाई करने की बात कर सकती हैं। ये उनके पास ये अथॉरिटी रहती है और ये जो है उन्होंने किया है। आगे की घटना क्या है ये देखते हैं। तो रेप के इंसिडेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो रेप के इंसिडेंट्स के दो कारण होते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यक्ति जब देखता है कि उसके पास उस चीज की अवेलेबिलिटी है और उसको मौका मिल जाता है, तभी रेप के इंसिडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक माइग्रेंट लेबरर है जो कि मान लो कि किसी स्टेट से माइग्रेट करके जो है दिल्ली में आया हुआ है और वो मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है सो रहा है। जाहिर सी बात है दोनों हस्बैंड वाइफ काम करेंगे, मैनुअल लेबर है और दोनों काम कर रहे हैं और बच्चों का ध्यान उस तरीके से रख नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, हो सकता है वो अल्कोहल ड्रिंक किया हो और वो देखता है कि जब कोई बच्चा अकेला पाया जाता है उसके सामने तो वो उसके साथ उस घटना को अंजाम दे देता है। यानी कि वो बच्चा की अवेलेबिलिटी थी और उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल गया क्योंकि उसके माँ बाप जो है उसके पास नहीं थे और ये माँ बाप जो है वो काम पे गए हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पे बच्चों के साथ और किसी भी महिला के साथ कह सकते हैं, बच्चों के साथ भी ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है। और कारण क्या है? अवेलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। एक और डेटा जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 90% केसेस में 86%, 94% और ओवर 96% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो रेप विक्टिम होता है यानी कि जिसके साथ रेप किया जाता है उसका नोन पर्सन ही रेप करने वाला होता है। यानी कि जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों के आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, वो एक दूसरे के नोन है। यानी कि नोन पर्सन के द्वारा सबसे ज्यादा रेप इंसिडेंट को अंजाम दिया जाता है। शायद यही कारण है कि भारत में रेप के इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते ताकि बेइज्जती ना हो, समाज में वो इज्जत बनी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि नॉन पर्सन जो है वो उस क्राइम को अंजाम देता है तो उस बात को दबाने की कोशिश की जाती है ताकि ये बात जो है समाज में ना फैले। इससे रेप का विक्टिम और जो कल्प्रिट है दोनों की जो है इज्जत जाएगी और इज्जत बचाने के चक्कर में जो है ये बातें दबा दी जाती हैं। इसीलिए डेटा जो है पब्लिश किया गया है, ऐसा कहा गया है कि 96% केसेस में, 94% केसेस में, अलग अलग ईयर का डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा है जहां पे हमने देखा कि नॉन पर्सन ही जो है रेप के इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहे हैं। ये भी डेटा जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी रेप के कॉज की बात होती है कि रेप आखिर में होता क्या है, क्यों है, तो कुछ लोग जो है कपड़ों का जो है कारण बताते हैं कि शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने की वजह से, यानी कि आजकल जो है मॉडर्न जमाना आ गया है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो वेस्टर्न कपड़े और जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर में नहीं है वैसे कपड़े पहन रही हैं और इसके कारण जो है रेप के इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो 6 साल की बच्ची के साथ क्यों रेप हो रहा है, वो 60 साल की बच्ची के साथ क्यों रेप हो रहा है, वो 50 साल की औरत के साथ क्यों रेप हो रहा है, 60 साल की औरत के साथ क्यों रेप हो रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये जो कपड़ों को लेकर जो कमेंट बनाते हैं कि उसका क्लीवेज दिख रहा था इसकी वजह से उसका रेप हो गया, उसने छोटे कपड़े पहने थे इसकी वजह से उसका रेप हो गया, तो ये सारी जो एक तरीके से लॉजिक जो ये लोग देते हैं, फैक्ट जो देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत लॉजिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कपड़े की वजह से किसी का रेप हो जाता है। और रेप करने वाले अगर आप देखोगे कल्प्रिट जो होते हैं, जो रेप करते हैं, उनका अगर साइकोलॉजी अगर आप देखोगे, मैं किसी और वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या साइकोलॉजी होती है किसी रेप करने वाले की, तो वो साइकोलॉजी जब आप समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कपड़े से कोई मतलब नहीं रहता कि भाई कोई कपड़ा कितना पहना हुआ है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप छोटे कपड़े पहनोगे तो आपके साथ ये घटना तो होगी ही, क्योंकि मिठाई अगर रखा हुआ है और मिठाई अगर खुला हुआ रहेगा तो उस पर मधुमक्खियां तो लगेंगी ही। ऐसे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सारे लोग जो कमेंट करते हैं ऐसी बातों को, उनका विचार क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो पहला तो कपड़े वाली बात को हम लोग काट दिए।
दूसरा अल्कोहल यानी कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल और पॉर्न जो है और अल्कोहल, पोर्नोग्राफी और अल्कोहल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है रेप का। ड्रिंकिंग जो होती है, ड्रिंकिंग करके यानी कि अल्कोहल लेकर जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया और हमने जो है रेप कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने जो है गोबर क्यों नहीं खा लिया, आपने जो है वो किसी आपने पोटी क्यों नहीं खा लिया, आपने क्यों नहीं खा लिया? जब आपने अल्कोहल किया और आपको ये समझ में आ जाता है कि ये गोबर है, इसको मैं नहीं खा सकता, लेकिन आप अल्कोहल पिए हुए हो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई किसी के साथ आप रेप कर रहे हो। तो ये भी जो बेतुका बयान देते हैं कि मैं पिया हुआ था और मैंने ड्रग्स लिया था या फिर मैं नशे में था और इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए हमें कि भाई आप गोबर क्यों नहीं खाते हो, आप नाली का पानी क्यों नहीं पी लेते हो उस समय जब आपका जो है आप पिए हुए रहते हो। तो एक इंसान जो है अगर ड्रिंक करके ऐसे इंसिडेंट को अंजाम देता है और फिर इस बात को ये इस तरीके से वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो ड्रग्स में था, नशे में था और इस वजह से किया, तो ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। तीसरा, फ्लर्टी बिहेवियर। फ्लर्टी बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि कोई लड़की हंस देती है तो आमतौर पर हमारा जो समाज है वो ये समझता है कि वो हमें आमंत्रण कर रही है, यानी कि वो हमें बुला रही है कि भाई तुम आ जाओ हमारे पास। तो किसी के स्माइल को हम लोग हमेशा निगेटिव तौर पे ना ले, किसी के स्माइल को हम पॉजिटिव तौर पे लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई लड़की अगर स्माइल कर रही है, शायद आपको देख के कर रही हो या फिर ना देख के कर रही हो, जो भी पॉइंट हो सकता है उसमें, लेकिन किसी के स्माइल का मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपको अट्रैक्ट कर रही है या फिर आपको बुलावा दे रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बोल नहीं सकती है, वो इसलिए वो स्माइल करके जो है हमें इशारा करती है कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ और हमारा रेप कर दो। तो ये चीजें जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स रेप करने वालों की तरफ से दिए जाते हैं, ये सोचो कि किस किस तरह के आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। दूसरा, ए प्रोमिसिशियस पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई लड़की जो है, मान लो कि उसने किसी के साथ रिलेशनशिप रखा है और उसके बाद उसका रिलेशनशिप टूट गया, फिर उसने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, तो कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, एक तरीके की वो स्लट है। स्लट एक वर्ड है इंग्लिश का, वो समझते हैं कि एक तरीके से ये स्लट है और इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। या फिर उसको प्रोस्टिट्यूट भी कहते हैं वो कुछ लोग, प्रोस्टिट्यूट यानी कि किसी के साथ मान लो कि कोई लड़की है, उसके साथ उसके जो है 3 4 5 रिलेशन हो गए, तो जो रेप करने वाला होता है उसका मन में यही रहता है, एक साइकोलॉजी बना लेता है वो कि ये लड़की तो ऐसे ही है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि किसी के पास्ट को देख के उसको जज कर लेना और उसके बाद से उसके साथ रेप कर देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो ये लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखें वॉकिंग एलोन। वॉकिंग एलोन का मतलब क्या है, जैसे कि इस लड़की के साथ हुआ, ये लड़की रात में जो है खाना खाने गई हुई थी और हॉस्टल में चूंकि ये अपने कैंपस में खाना खाने गई हुई थी तो अपने दोस्त के साथ गई थी। बीच में दोस्त ने जो है वो उसका साथ छोड़ दिया और वो चला गया कहीं। अब जो भी कारण रहा हो, ये जांच का विषय है और जांच के बाद हमें पता चलेगा। और लड़की अकेले रह गई और उसके बाद उसको पकड़ा गया, 3 लोग मिले और उसके बाद उसका गैंग रेप कर दिए। बाद में जो है ये उसने चिल्लाया और झाड़ियों में जो है आसपास जंगल था तो उसमें जो है बाद में पता चली ये बात, कुछ लोग जाके उसको रेस्क्यू करते हैं वहां पे। यानी कि अकेले रहना और अकेले चलना रात में खास करके, क्योंकि दिन में तो उजाला रहता है और आमतौर पर ये जो लोग होते हैं ये उजाले से काफी डरते हैं। हम लोग भूत से क्यों डरते हैं, घोस्ट से क्यों डरते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ऐसे ही ये जो कल्पिट्स, ये जो लोग होते हैं, ये जो इनके लिए क्या ही शब्द मैं इस्तेमाल करूं, ये जो भी लोग होते हैं ये किसके अंदर बसे हुए हैं हमें पता नहीं चलता, शायद इसीलिए हमें डर लगता है। रात में अगर हम अकेले चल रहे हैं, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए उससे भी हमें डर लगता है, कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए उससे भी हमें डर लगता है। कारण क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि किसके अंदर क्या है। इसके लिए जो है सबसे अच्छी तरीके क्या है कि भाई ये लोग कहते हैं कि आप रात में अकेले मत जाया करो, नहीं तो आप रात में अकेले निकलोगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। ये नहीं कि भाई रात में अगर मैं हूं तो मेरे वजह से जो है वो लड़की जो है सेफ फील करे, सिक्योर फील करे, ये वो सुनिश्चित नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि रात में निकलोगी तो तुम्हारे साथ तो घटना होना ही होना है। फिर जो है नाइट टाइम, रात में तो खास करके नहीं। और देखो सबसे बड़ा अगर मैं रीजन बताऊं, सबसे बड़ा रीजन है ये रेपिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे आर्गुमेंट दे देंगे। तिहाड़ जेल में अभी एक सर्वे हुआ और सर्वे में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक सोशोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने जो है बहुत सारे रेपिस्ट से बात किया और उसके बाद से पता किया कि भाई ये लोग रेप करते क्यों हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताएं। उसकी बहुत अच्छी सी एक स्टडी है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसको किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रेपिस्ट के मन में बातें क्या चलती हैं और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि केस स्टडी में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है उन साइकोलॉजिस्ट ने। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसको। आगे चले तो देखो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर और लीगल फैक्टर, ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है रेप इंसिडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं लीगल फैक्टर मतलब क्या, बहुत सारी लड़कियों के साथ अगर कुछ होता है, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो वो कंप्लेन नहीं कर पाती। पहला कि हमारा समाज जो है उसको बुरा देखता है, यानी कि हमारे समाज का क्या एक तरीके से नैरेटिव क्या है कि अगर लड़कियों के साथ कोई घटना होती है तो उसमें लड़कियों को ही हम लोग बुरा बना देते हैं, लड़के को बुरा नहीं बना देते।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट बहुत पहले पास किया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी लड़की के साथ ऐसी कोई अपराध होती है तो उसमें लड़कियों को ही दोषी बनाया जाता है, लड़कों को दोषी नहीं बनाया जाता। इस बात पे मुझे भसीन जी की बात बहुत अच्छी लगती है। सत्यमेव जयते का अगर आपने एपिसोड देखा होगा भसीन वाला, भसीन जी ने कहा है कि कौन ऐसी चीज, वो कौन लोग थे जिन्होंने लड़कियों के अंदर ही सारी इज्जत रख दी। हम लोग लड़कियों को देवी मानते हैं, हम लोग लड़कियों क्या मानते हैं, देवी मानते हैं, और वहीं पे हम लोग लड़कियों के साथ बलात्कार भी करते हैं और ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो मैं कहता हूं कि रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेप का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग जो हैं वो लड़कियों को एज ए देवी और घर में रहने वाली और इस तरह का जो है एक माइंडसेट बना के रखते हैं। और वो लड़कियां जब बाहर जाती हैं, वो लड़कियां बाहर जाकर अगर अल्कोहल लेती हैं, बाहर जाके स्मोकिंग करती हैं, बाहर जाके वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, क्लबिंग करती हैं, पार्टी करती हैं, तो वो लोग जो समझते हैं कि लड़कियां घर में रहने के लिए हैं, उनको ये बातें बुरी लगती हैं और फिर वैसे लोग ये घटना को अंजाम दे देते हैं। यानी कि ये जो रिलीजियस फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है रेप का। जहां पे हम लड़कियों को देवी मानते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक लड़की जो देवी है उसको तो फुल पोशाक पहनना चाहिए, पूरा उसका जो शरीर है वो ढका हुआ रहना चाहिए, वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती। तो एक रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें समझना चाहिए। अच्छा, मैं इस क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे। कमेंट में जरूर अपनी बातें लिखना कि आप इन सारी बातों पर क्या सोचते हो। यानी कि लीगल फैक्टर क्या है? लीगल फैक्टर ये भी है, मान लो मेरे साथ कोई घटना हुई और मैं पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट करने के लिए, तो पुलिस के जो स्टेशन का जो एसएचओ है उसने बोला कि ये तो आम बात है, होते रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे लड़कियां समझती हैं कि ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, घर पे बताऊंगी तो घर वाले मारेंगे पीटेंगे, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। थाने में जाती है तो जो थाने वाला होता है वो भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक लीगल फैक्टर जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीजन है रेप का। और इसके वजह से जो रेप करने वाले हैं उनको बढ़ावा मिल जाता है, उनको लगता है कि लड़कियां तो कुछ करेंगी ही नहीं, इसीलिए वो रेप करते हैं और उसके बाद उनका कोई फोटो वीडियो बना लेंगे और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते रहेंगे कि भाई तुमको ये काम नहीं करना, तुमको जाके किसी को नहीं बताना, अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा जो ये वीडियो फोटो हमने ले रखा है इसको पब्लिक कर देंगे। दूसरी बात ये, लड़कियों के मन में ये भी डर लगता है और साथ ही साथ ये भी डर रहता है कि भाई उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसके बहन जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो चूंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस समय जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ रहता है वो हेल्पलेस फील करता है और वो कुछ कर नहीं पाता। तो हमें चाहिए कि भाई इन्फोर्समेंट बहुत अच्छे से हो, यानी कि जो भी कानून तो बने हुए हैं, और कानून जब बने हुए हैं अगर उसका अच्छे से इन्फोर्समेंट होगा तो भाई इस प्रॉब्लम का हम लोग कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनके साथ रेप किया जा रहा है और जो रेप करने वाला है तो उसको सबसे बड़ी सजा ये हो सकती है कि भाई उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। फांसी पे अगर चढ़ाने का अगर हम लोग हमारे यहाँ तो है प्रावधान भारत में कि फांसी का जो है प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि जब हम फांसी जैसा प्रावधान रखते हैं और उस समय चांसेस ये रहते हैं, जो रेप करने वाला अगर उसको लगता है कि भाई मैं ये क्राइम करूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, तो वो जिसके साथ रेप कर रहा है उसकी हत्या भी कर देता है, मर्डर कर देता है। रेप भी करेगा उसके बाद मर्डर भी कर देगा ताकि ये बात फैले ना और वो बच जाए आसानी से, तो उसको जो है मर्डर कर देता है। तो ये भी एंगल जो है उससे हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा जो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में अगर मैं बताऊं तो आमतौर पे जो है महिलाएं जो है, हम सबको पता है कि भारत जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। एक ग्लास सीलिंग होती है, ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में काफी फेमस है। ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऐसा ग्लास लगा रहता है सर के ऊपर जिसके ऊपर महिलाएं जा ही नहीं सकती। क्यों? वो दिखता तो नहीं है वो ग्लास, लेकिन उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकती। तो और वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन आगे जो इनिशियल स्टेज में है वहां भी जो है बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को बढ़ावा नहीं मिलता। अब कारण ये होता है कि महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिला, उनका मैरिज हो गया, शादी हो गया, और शादी के बाद मान लो कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है या हस्बैंड जो है किसी कारणवश जो है अलग हो जाता है, तो उस समय महिलाएं जो है असहाय फील करती हैं और जब वो जाती हैं किसी काम के लिए तो वहां पे भी उनका शोषण कर दिया जाता है और फिर जो है वो मजबूर हो जाती हैं। तो चाहिए हमें कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंपावरमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अगर इकोनॉमिक रोल में अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, अगर वो इंपावर होंगी, अगर वो लिटरेट होंगी, अगर वो एजुकेटेड होंगी, अगर उनके पास इंडिपेंडेंस होगा, तो वो जो है इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी है कि एक समाज के तौर पर जो है हमने जो इमेज बना रखा है गर्ल्स का, वुमेन का, उसको जो है सुधारने की जरूरत है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो तो है ही कि ये जो रेप करने वाले लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं किसी को देखकर, वो किसी लड़की को देखकर क्या सोचते हैं या फिर रेप करते ही क्यों हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस पे एक जो है सेपरेट वीडियो बनाऊं, आधे घंटे की वीडियो होगी। अगर आप चाहोगे तो कमेंट में जरूर लिखना कि साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम होते हैं रेप करने वालों के साथ और रेप जो करते हैं उनके साथ, इनके बाद बारे में। अगर रेप किसी के साथ होता है तो रेप होने के बाद उसके साथ क्या दिक्कतें होती हैं और जो रेप करने वाला है वो क्या सोचता है, इसके बारे में जो है मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। कॉमेंट में जरूर बताना आप। तो अगर जो है अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसका सोल्यूशन है कि भाई हम स्कूल लेवल पर या फिर पेरेंटिंग बहुत अच्छी करें। अगर हम देखते हैं कि भाई घर में बहन और भाई दोनों हैं, बहन से 50 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 50 तरह की बंदिशें लगाई जाएंगी, लेकिन भाई पे किसी तरह की बंदिशें नहीं है, भाई कुछ भी कर सकता है। तो चाहिए कि हमें पेरेंटिंग जो है वो अच्छे तरीके से की जाए। सोशलाइजेशन यानी कि समाज के तौर पर समाज के लोग जो है
बहुत सारी चीजें जो है बंदिशें लगाते रहते हैं, बहुत सारी कमेंट पास करते रहते हैं। अगर लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए तो जरूरत है कि उनका बात को ध्यान ना रखते हुए अपने गर्ल को, चाहे उनको सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हों वो बतानी चाहिए उनको। सारी चीजों से रिलेटेड इंपावरमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सोशलाइजेशन, अच्छी सोशलाइजेशन उनका चाहिए, फिर हम इंपावरमेंट करेंगे और फिर अगर लॉ बना रखा है तो इन्फोर्समेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। ये सारे स्टेट हैं जहां पे जो है वोमेन के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये भी आप देख लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। कोलकाता रिमेन्स सेफेस्ट इन इंडियन सिटी 4th टाइम इन अ रो। ठीक है, सेफेस्ट सिटी है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यूपी में, बिहार में, कोलकाता में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या काफी ज्यादा है। और जनसंख्या काफी ज्यादा है और जो लॉज हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, अगर उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, क्राइम बहुत ज्यादा होंगे। और दूसरा, अगर क्राइम हो रहा है और उसका रिपोर्टिंग ना हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्राइम हो रहा है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। तो इन सारे कारणों की वजह से जो है क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाता, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता। लेकिन देखो आप कोलकाता में देखोगे तो कोलकाता से हमें आमतौर पर जो है ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट ये है कि ये 4th टाइम जो है वो सेफेस्ट इंडियन सिटी रहा है। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं, भारत में हर एक 18 मिनट पर एक लड़की के साथ रेप हो जाता है। भारत में हर एक 6 मिनट पे एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो सकता है। मोलेस्टेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लड़की जा रही है, आप उसको जो है पीछे से उसका पीछा कर रहे हो, स्टॉकिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पीछा करना, तो वो भी जो है एक तरीके से मोलेस्टेशन है। कोई लड़की जो है वो एक कपड़े पहन के जा रही है और आप उसके जो है प्राइवेट जो भी चीजें हैं उसको बहुत घूर घूर के देख रहे हो, ये भी एक तरह का मोलेस्टेशन है। कोई लड़की ट्रेन में ट्रैवल कर रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने प्रेजेंस से उसको जो है अनसेफ फील कर रहे हो, ये भी एक तरह का मोलेस्टेशन है। कोई लड़की जो है आप व्हाट्सएप चला रहे हो और कोई लड़की व्हाट्सएप चला रही है और आप उसके नंबर पे गंदी गंदी वीडियोज और फोटोज शेयर कर रहे हो, ये भी एक तरह का मोलेस्टेशन है। कोई लड़की व्हाट्सएप चला रही है और उसके ऊपर जो है आप जो बेमतलब की चीजें हैं उसको अगर आप शेयर कर रहे हो, वो भी एक तरह का मोलेस्टेशन है। मोलेस्टेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं और ये हर एक 6 मिनट पे एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन किया जाता है। आप सभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप भी खुद सोचो कि ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ के साथ अगर कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। जो आप दूसरे के साथ करते हैं वो चीजें अगर आपके घर में किसी के साथ की जाए तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि भारत में डेटा ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा ये कहता है कि 80% से ज्यादा जो रेप केसेस हैं, जो मोलेस्टेशन के जो केसेस हैं, वो तो नॉन पर्सन करते हैं। मैंने एनसीआरबी का डेटा आपके साथ शो किया। तो ये हमें एक समाज के तौर पे, मैं पूरे समाज को बोल रहा हूँ, पूरे समाज के तौर पे हमें सोचने की जरूरत है कि भारत में हर एक 6 मिनट पे, यानी कि जितने देर में मैंने ये वीडियो बनाया उतने पता नहीं कितने लड़कियों के साथ रेप हो गया और कितने लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हो गया। ये सोचने वाली बात है। अगर आप देखोगे और भी बहुत सारी चीजें, डाउरी डेथ देखो ना, डाउरी डेथ जो हर एक 85 मिनट पे, 85 मिनट पे जो है एक लड़की के साथ जो है डेथ हो जाता है। डाउरी डेथ जो है दहेज के लिए मार दिया जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि भाई समाज के तौर पर हम कहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। इतने सारे एडवांसमेंट के बाद, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद भी आज भी अगर किसी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर देखो ये अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक साइबर अवेयरनेस रिलेटेड एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और उनके सामने अक्षय कुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही और एक जागरूकता फैलाया एक इंसिडेंट को बताकर। उन्होंने बताया कि इनकी बेटी जो है वो गेम खेल रही थी या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रही थी और उस पे वो सामने वाले से चैट करते। हम सबको पता है कि हम लोग कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो सामने वाले से हम चैट कर सकते हैं। तो चैट करते वक्त सामने वाला जो था वो अक्षय कुमार की बेटी से अक्षय की बेटी का न्यूड फोटो यानी नंगी तस्वीर मांग रहा था और इसका जिक्र जो है अक्षय कुमार ने एक भारी सभा में किया और ये बताते हुए किया कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कितनी जरूरत है अवेयरनेस फैलाने की। आप सब माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी अगर बेटी है, आपका भी अगर बेटा है, तो आप उनसे पूछो कि क्या वो इस तरह की घटना को कर रहे हैं या फिर उनके साथ कोई ऐसी घटना कर रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सब जो है ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। इनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हम तो आम नागरिक हैं, हमारे लोगों के साथ तो आम तौर पर ऐसा हो सकता है। और साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी घटनाओं को अंजाम देना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसलिए साइबर अवेयरनेस की जरूरत है और भारत सरकार ने भी कोशिश की है कि भाई हर एक स्कूल में, हर एक लेवल पे जो है साइबर अवेयरनेस लोगों को दी जाए ताकि जो है साइबर फ्रॉड से भी बचें और साइबर मोलेस्टेशन से भी हम लोग बचते रहें। तो ये अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा एक इंसिडेंट लिया जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे जो है उनकी बेटी के साथ, है ना, उनकी बेटी के साथ ये घटना हुई थी। उन्होंने बोला कि साइबर पीरियड होना चाहिए स्कूल में, हर एक, जैसे कि मैथ का पीरियड होता है, साइंस का पीरियड होता है, वैसे ही जो है एक साइबर का पीरियड होना चाहिए ताकि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर आपके साथ कोई सामने से ऐसे फोटो मांगता है, क्योंकि समझ नहीं आता सबको, कोई मान लो अपना फोटो भेज दे रहा है तो उसका कैसे मिसयूज किया जा सकता है। अब जब एआई का जमाना आ गया है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे किसी ने लड़की ने अपना फोटो डाला, उस लड़की के फोटो को किस किस तरीके से मिसयूज किया जा सकता है, ये हम सभी जानते हैं एआई का यूज करके जो है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोग साइबर वर्ल्ड में जब हम रह रहे हैं, साइबर स्पेस में जब हम रह रहे हैं, तो हमें अवेयर होने की जरूरत है। अदरवाइज हमारा कोई भी मिसयूज कर सकता है, हमारे डेटा का मिसयूज कर सकता है, हमारा मिसयूज कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि रेप केसेस के बारे में एक और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो है फेक रेप केस। फेक रेप केस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है इस टूल का यूज करते हैं, यानी कि रेप का जो है यूज करके लोगों को फंसाने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत सारे लड़की, बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो रेप का यूज करके लोगों के ऊपर फॉल्स केसेस कर देती हैं। और रेप का केस जो है बहुत, चूंकि स्ट्रिंजेंट है, बहुत कड़ा कानून है, और इस पर कोई भी व्यक्ति आसानी से फंसकर 10-20 साल तक जेल में जा सकता है, या फिर उसको बहुत हैवी कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। किसको? जिसने केस किया है। यानी उन दोनों के बीच में आपस में डील होगी कि भाई तुम मेरे को 20 लाख रुपए दोगे तभी मैं ये केस वापस लूंगी। इस टूल का यूज करके बहुत सारे लोग जो है फेक रेप केसेस जो है वो डाल दे रहे हैं। आजकल बहुत डेली न्यूज आ रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक समय पहले, डोमेस्टिक जो वायलेंस होती है महिलाओं के साथ, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा मिसयूज करने वाला लॉ है। तो हमें चाहिए कि भाई जो भी लॉज अगर बनाए गए हैं, मैं जानता हूं कि एक चाकू जो है, एक नाइफ जो होता है, उससे हम लोग सब्जी भी काट सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं। एक बंदूक है, उससे देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं और अपने लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो समझते हुए, वो जानते हुए हमें चाहिए कि जो भी लॉज बने हुए हैं भारत देश में, उसका हम लोग सही तौर पर प्रयोग करें। अदरवाइज कोई भी कानून जो होगा, उससे उसका फायदा वो लोग नहीं उठा पाएंगे जो सच में विक्टिम है, यानी कि जिसके साथ सच में कोई रेप की घटना हुई है, वो भी कभी जाएगा कंप्लेन करने, तो उसको भी ऐसे ही देखा जाएगा कि भाई तुम्हारा तो वो जानकार था, तुम दोनों तो आपस में रिलेशन में थे, और आज तुम्हारे साथ वो ऐसा कर दिया तो तुम कंप्लेन करने आई हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको झेलना पड़ सकता है। तो जो भी लोग ऐसी चीजें करते हैं, उनको चाहिए कि भाई इन चीजों को अवॉइड करें। रेप का जो केस है वो किसी के ऊपर फॉल्स केसेस ना करें, अदरवाइज सामने वाले की तो जिंदगी बर्बाद होगी ही, लेकिन वो लोगों के साथ ज्यादा बर्बादी होगी जिनके साथ सच में ये घटना हो रही है। इसको भी हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बार, या फिर हाई कोर्ट में भी बहुत बार ऐसे केसेस को क्वेश्चन किया गया है, खत्म किया गया है। ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। सारी चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहते हो कि और डिटेल में मैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिप्लाई को लिखना, अपने ओपिनियन को लिखना, अपने फीडबैक को लिखना। उस फीडबैक को पढ़कर मैं जरूर उस पर विचार करूंगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर उस पर लेकर आऊंगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कॉमेंट में अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।